तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लिन भेड़ियों की झुंड में फंस चुका था। चारों ओर से भेड़ियों ने उसे घेर लिया। लिन ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि एक भेड़िए को मारने के चक्कर में वो ऐसी दलदल में फंस जाएगा। साथ ही उसे मास्टर डिलॉन की भी आवाज आने लगी जो कि उसे बता रही थी कि हम आउट नंबर्ड हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बस यहाँ से भागने का मौका देखो और निकल पड़ो। तुम बिल्कुल कोई फाइट नहीं करोगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि भेड़ियों की झुंड से तुम अकेले निपट नहीं सकते। जिस पर लिन कह रहा था, अच्छा तो ये भेड़िए मुझे अपने शिकार जैसा ट्रीट कर रहे हैं, क्या इन्हें वाकई ऐसा लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान होगा? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कि कौन शिकारी है और कौन है उसका शिकार। और उतने में वो भेड़िए जोर जोर से हौल करते हुए लिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनके लिए तो लिन एक आसान और कमजोर सा शिकार है जिसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। आफ्टर ऑल यहाँ पर उनका पूरा की पूरा झुंड था, मगर लिन ने तो उन्हें सरप्राइज कर दिया। वो फटाफट से अपनी विंड एलिमेंट पावर को एक्टिवेट करते हुए उन पर लाते और मुक्के बरसाना शुरू कर चुका। जितने भी भेड़ियों ने उस पर बारी बारी हमले किए, लिन उन सभी पर अपने अटैक बरसाती जा रहा था। और मजे की बात तो ये थी कि वो अकेला ही इन 5-5 भेड़ियों पर भारी पड़ गया। विंडोल्फ भी काफी ज्यादा हैरान थे कि ये बंदा कौन सी गुट्टी पी के आया है, तो उसे सबक सिखाने के लिए उन सभी भेड़ियों ने एक साथ मिलकर ही अपने स्लैशेस रिलीज किए। हालांकि लिन ने तब तक अपनी पावरफुल विंड शील्ड एक्टिवेट कर ली थी, जिसके चलते वो सारे स्लैश अटैक शील्ड पर कोलैप्स होते साथ ही डिस्ट्रॉय हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने अपनी अर्थ टेरर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था, जिसके दरमियान वो कई सारे अर्थ लैंसेस को बाहर निकाल लेता है। और अब इसके बाद लिन ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, मगर विंडवुल्फ उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें से एक विंडवुल्फ ने वहाँ पर अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया, मगर फिर भी वो लिन को कैप्चर नहीं कर पाता। हालांकि इसी के दरमियान लिन भी उन भेड़ियों के हाथों घायल हो गया। ये देखकर बेबी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो लिन से कह रहा था कि बॉस आपने मुझे बताया था कि मैं कोई एक्शन नहीं लूं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकता। इनमें से कुछ भेड़ियों को मैं अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट करूंगा। और इतना कहते साथ ही बेबी लिन से अलग हो गया। उसने तो लिन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। कई सारे विंडोल्फ अब उसके पीछे रवाना हो चुके थे। इधर लिन भागते हुए सीधे क्लिफ के पास पहुंच गया और फिर उसने फटाफट से उस क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। नीचे जाते साथ ही उसने अपने अर्थ लैंसेस को क्रिएट किया, जो कि हवा में फ्लोट करते हुए विंडवुल्फ पर अटैक करने लगते हैं। और जितने भी भेड़िए लिन को फॉलो करते हुए उस क्लिफ से नीचे आ रहे थे, उन सभी पर अर्थ लैंसेस ने अटैक कर दिया। मगर यहाँ पर तो भेड़ियों की पूरी फौज है, एक दो को मारकर कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर जितने भी दूसरे वुल्फ आए थे, उन सभी पर लिन ने अपने विंड स्लैशेस से हमला किया, मगर वो भेड़िए तो बड़ी आसानी के साथ लिन के सारे हमलों को डॉज कर देते हैं। इसी दरमियान एक भेड़िए ने अपने विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन पर एक जोरदार अटैक कर उसे काफी पीछे पटक दिया। और अब वो भेड़िया उस पर अपना फाइनल अटैक रिलीज करने ही वाला था, मगर उतने में ही लिन ने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसने तो उस भेड़िए के सिर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था, जिसके चलते भेड़िए का काम वहीं पर तमाम हो गया। और अब हमें लिन का ये नया फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से कार्मल जैसा नजर आ रहा था। लेकिन भेड़िए तो इस फॉर्म को देखकर भी नहीं डरते। उन्होंने तो एक साथ मिलकर लिन को परेशान करना शुरू कर दिया। तो लिन ने अपनी अर्थ लैंसेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन 2 भेड़ियों को निपटा दिया, मगर अभी भी कुछ भेड़िए जिंदा थे, जिनमें उनके राजा और रानी भी शामिल है। भले लिन उन पर कितने ही जबरदस्त अटैक क्यों ना करे, वो भेड़िए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी दरमियान उन भेड़ियों ने सीधे जाकर लिन के फॉर्म पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसके चलते लिन का फॉर्म डैमेज होकर पूरी तरह से वैनिश हो गया। तो लिन भी इसका बदला लेने के लिए उस भेड़िए के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है, जिसके चलते वो चट्टान पर पटक कर मारा गया। मगर तब तक एक दूसरा भेड़िया लिन का काम तमाम करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था। तो लिन बड़ी तेजी के साथ उस पर अपनी विंड स्लैशेस रिलीज कर देता है, मगर इससे भी वो भेड़िया बस थोड़ा सा घायल हुआ था। और अब इन भेड़ियों के राजा और रानी ने लिन को घेर लिया। सो अब इन दोनों पर हमला करने के लिए लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसकी सारी पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस मोमेंट पर लिन को ऐसा फील हुआ कि शायद वो यहीं पर मारा जाएगा। इस बार वो बुरी तरीके से फंस चुका था। तब तक उन 2 भेड़ियों ने भी सीधे लिन पर छलांग लगा दी। और इसी पल में मास्टर डिलॉन लिन को बताते हैं कि जल्दी से अपनी कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को पहन लो, बस अब वही रिंग तुम्हें इन हमलों से बचा सकती है। तो लिन ने भी अपनी मास्टर की बात मानते हुए फटाफट से कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को पहन लिया। उसके ऐसा करते साथ ही कॉइलिंग ड्रैगन रिंग से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसके चलते लिन की पावर अचानक से ही इंक्रीज हो जाती है। उसने तुरंत ही हवा में छलांग लगाते हुए वहाँ पर अर्थ लैंसेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। और लिन का ये फॉर्मेशन वाकई काफी ज्यादा भयानक था।
जमीन के अंदर से न जाने कितने सारे अर्थ लैंसेस बाहर आने लगे जो कि तलवार जैसे शार्प थे और उन लैंसेस से घायल होकर वो भेड़िए हवा में उछल गए। तो यहाँ पर लिन अपनी ग्रेविटी आर्ट का भी इस्तेमाल करता है जिसके चलते ऊपर से उन भेड़ियों पर प्रेशर गिरने लगा और उसी दबाव के प्रेशर में आकर वो सारे भेड़िए लैंसेस पर पटक गए जिसके चलते उनकी काफी ब्रूटली मौत हो चुकी थी। उन्हें खत्म करने के बाद लिन भी जमीन पर आ जाता है। वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था लेकिन फाइनली उसने जैसे तैसे खुद को बचा लिया और अब उसे बेबी की फिक्र होने लगी। वो कहता है कि पता नहीं वो किस हालत में होगा, उसके पीछे भी न जाने कई सारे भेड़िए लग गए थे और उतने में मास्टर डिलॉन भी रिंग स्पेस से बाहर आ गए। वो लिन से कहते हैं कि तुम बेबी की तो बिल्कुल फिक्र मत करो, वो काफी ज्यादा तेज है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो भेड़िए बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो बेबी को नुकसान तभी पहुँचा सकते जब बेबी उनके हाथ लगेगा। और उतने में लिन उनसे कहने लगा कि मास्टर डिलॉन अभी यहाँ पर हुआ क्या था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी तो मेरे अंदर अचानक से इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गई। मैं तो बड़ी आसानी के साथ मेरी पावरफुल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर पा रहा था। जिस पर मास्टर डिलॉन जवाब देते हुए बताने लगे कि बच्चे वही तो मेरे कॉइलिंग ड्रैगन रिंग की पावर है। ये सुनकर ही लिन काफी ज्यादा चौंक गया। उसे लगा नहीं था कि ये रिंग इतनी ज्यादा भयानक होगी। तो मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि जब भी तुम रिंग को पहनोगे तब तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये तुम्हारी मैजिकल पावर को लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। लिन को भी वो पल याद आते जब इस रिंग की पावर उसके अंदर सर्ज हुई थी। साथ ही मास्टर डिलॉन कहते हैं कि बच्चे ये रिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा ट्रेजर तुम्हारे पास है ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए वरना तो सेंट्रल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए हमेशा कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को संभाल के रखना। भले ही फिलहाल ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जो सुनते साथ ही लिन ने फटाफट से ड्रैगन रिंग को निकाल कर पॉकेट में वापस रख दिया। वो भी इस अनोखे ट्रेजर के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर लिन विंडवुल्फ की लाशों को देखकर कहने लगा कि ये काफी ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही साथ डिसिप्लिन भी। वैसे तो ह्यूमन असासिन भी भयानक माने जाते लेकिन वो तो इस विंडवुल्फ के सामने कुछ भी नहीं। और अब यहाँ पर लिन उस विंडवुल्फ की कोर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर उतने में उसे फील हुआ कि वहाँ पर कोई शख्स पहुंच चुका है और उस बंदे ने तो आते साथ ही लिन पर छलांग लगा दी। लेकिन ये बात तो अच्छी है कि लिन ऑलरेडी उसके लिए तैयार था। उसने तो बड़ी तेजी के साथ उस बंदे के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन तब तक उस बंदे ने लिन पर दोबारा से मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे। साथ ही लिन देखता है कि उसकी बॉडी से काफी अजीब सी एनर्जी रिलीज हो रही। तो मास्टर डिलानो से बताते हैं कि दरअसल ये डार्क एट्रीब्यूट बैटल ची पावर है। अगर तुम इस बैटल ची में ट्रैप हो गए तो ये तुम्हारी मैजिकल पावर को कम्प्लीटली एब्सॉर्ब कर लेगी। वेल ये सारी बातें सुनते हुए वो बंदा लिन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जैसे उसने लिन पर अटैक किया उस बंदे पर भी पीछे से अटैक हो जाता है। दरअसल बेबी वहाँ पर वापस आ चुका था। उस बंदे ने तो मरने से पहले बस एक ही सवाल पूछा कि ये कौन सा वाला मॉन्स्टर है मगर लिन इसका कोई जवाब दे पाई इससे पहले उस बंदे का काम तमाम हो गया। वेल यहाँ पर लिन काफी ज्यादा पैनिक था क्योंकि वो मौत को छू के वापिस आया है। साथ ही साथ लिन ने अपने अंदर स्टैब हुए नाइफ को भी बाहर निकाल लिया। वहीं पर बेचारा बेबी तो उसका खून देखकर ही काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लिन से कह रहा था कि बॉस आप ठीक तो हो ना, देखो तो आपका कितना सारा खून बह रहा, ये सारी मेरी गलती है, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। काश मैं अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा पाता। अगर मैंने उस बंदे पर समय रहते अटैक किया होता तो कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाता। तो लिन भी उसका लाड़ करते हुए बताने लगा कि ना तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, दरअसल मुझ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। अगर मैं स्ट्रांग होता तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले उस बंदे को निपटा देता। इसलिए प्लीज खुद पर ब्लेम मत करना, उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तब तक मास्टर डिलॉन भी माइंड स्पेस से बाहर आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा मायूस होते हुए कहने लगे कि ये तो अच्छा हुआ कि बेबी समय रहते यहाँ पहुँच गया वरना पता नहीं अब क्या हो जाता। वो अटैकर काफी ज्यादा पावरफुल था तो कोई चांस ही नहीं कि तुम उसके हमले को रोक पाते। अब तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें चाहकर भी बचा नहीं सकता था। मैं तो बस एक मामूली सी सोल हूँ जिसके पास नॉलेज के अलावा तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। जिस पर लिन कह रहा था ग्रैंडपा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस मैं तो उस असासिन की स्पीड को देखकर ही थोड़ा सा हैरान था, उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही मुझ पर हमला कर दिया। तब तक बेबी उस असासिन का स्टोरेज पाउच लेकर लिन के पास पहुंच जाता है मगर लिन तो अभी भी उस असासिन की स्पीड के बारे में ही बात कर रहा था। वो कहने लगा कि जैसे मुझे उस बंदे का प्रेजेंस महसूस हुआ मैंने तुरंत ही अपने विंड एलिमेंट को एक्टिवेट कर
कर लिया, लेकिन फिर भी मैं उसकी स्पीड को बीट नहीं कर पाया था। तो मास्टर डिलॉन लिन को समझाने लगे कि उस बंदे को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आफ्टर ऑल वो छठी रैंकिंग वाला कल्टीवेटर था। साथ ही साथ उसने डार्क एट्रीब्यूट बैटल ची को भी कल्टीवेट किया है। ऐसी ची पावर काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती, और मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे ने अपनी बैटल ची पावर को कुछ सर्टेन टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया होगा, जिसके चलते उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब ये सुनकर लिन को थोड़ा सा दिलासा मिल गया कि चलो एटलीस्ट वो किसी इवल आर्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। वो डिलॉन को बताने लगा कि सेक्रेड अलायंस ने कुछ नियम बनाए थे, जिनके मुताबिक ऐसे एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, और इसी वजह से लोग ऐसी डार्क आर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही मैंने कभी ऐसी बैटल ची पावर का मुकाबला किया था। तभी मास्टर डिलॉन कहते हैं कि तुमने विंडवुल्फ के साथ काफी जबरदस्त बैटल की थी, जिससे इलाका शेक भी हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारा शोर शराबा मचा था। तो शायद उसी शोर शराबे को सुनकर ये बंदा तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ पहुँच गया। अगर ये यहाँ पर आया है तो दूसरे असासिन भी आ सकते हैं, इसलिए हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो अब लिन भी उनकी बात मानते हुए एक नए लोकेशन पर पहुँच गया। वेल यहाँ पर तो क्रिस्टल और गोल्ड कॉइन्स के पूरे ढेर लगे थे, और इस खजाने को देखकर तो बेबी लिन से भी ज्यादा खुश हो गया। वो तो बस इधर से उधर लोटपोट करते हुए कहने लगा कि देखो तो हमारे पास कितने सारे क्रिस्टल आ गए। मैंने इन सभी क्रिस्टल को काफी केयरफुली काउंट किया था। इसमें तो टोटल 109 मैजिक क्रिस्टल है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। इतना ही नहीं, विंडवुल्फ को मारने के बाद हमने उनके भी क्रिस्टल्स को हासिल किया था। तो बस अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सारे क्रिस्टल को बेचने के बाद मुझे कितना सारा खाना मिलेगा। शहर में जाते साथ ही हम इन्हें बेचकर तुरंत ही इनका खाना खा लेंगे। वेल यहाँ पर बेबी काफी सारी क्यूट सी हरकतें कर रहा था, और उसे देखकर ही लिन को भी मजा आने लगा। वो तुरंत ही बेबी को बताने लगा कि सिर्फ इन मैजिकल क्रिस्टल की ही कीमत लगाई जाए तो कम से कम हमें 15,000 गोल्ड कॉइन्स मिल ही जाएंगे, और उनके अलावा यहाँ पर कई सारे गोल्ड कॉइन्स भी मौजूद है। सो गाइस, ये सारी कमाई थी उस असासिन की जिसे बेबी ने मार दिया था। लिन हैरान होते हुए कहने लगा कि उस बंदे के पास इतना सारा ट्रेजर होकर भी उसने मुझ पर अटैक किया। इससे तो बस एक ही बात साबित हो सकती है कि लालच की कोई सीमा नहीं। पता नहीं उस बंदे ने न जाने कितने सारे मासूमों को मारकर इस खजाने को हासिल किया। इंसानी फितरत इतनी ईवल हो सकती है, ये बात तो आज मुझे पहली बार पता चली। दरअसल लिन को यहाँ पर उन सभी मरे हुए बंदों के लिए बुरा लग रहा था, जिन्हें ब्रूटली खत्म करके उस असासिन ने इतना सारा ट्रेजर हासिल किया। लिन कह रहा था कि कभी कभी हमारा ह्यूमन हार्ट एक मॉन्स्टर से भी बदतर हो सकता। तो अब लिन ने वो सारा ट्रेजर अपने स्टोरेज बैग में रख दिया था। उतने में बेबी उससे कहता है कि बॉस अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आइंदा से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इस बहादुर बेबी की होती हुई भला किसी में इतनी हिम्मत है कि आपको छू पाए, जिस पर लिन भी उसका लाड़ करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। हमारी बेबी जितना स्ट्रॉन्ग तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बेबी भी अपने लिए सारी तारीफें सुनकर खुश हो जाता है, और उतने में लिन उसे बताने लगा कि हमने अभी तक माउंटेन रेंज को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, तो चलो फिर सफर की शुरुआत करते हैं। और इस तरह से लिन दोबारा से अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बेबी लिन से थोड़ी सी दूरी पर है, ताकि वो आसपास के इलाकों पर नजर रख सके, और इसी तरह से दोनों एक लंबा सफर तय करने लगे। रास्ते में न जाने कितने ही सारे बीस्ट से लिन का मुकाबला हुआ, जो कि हाई रैंकिंग वाले मॉन्स्टर्स थे, मगर लिन की विंड एनर्जी के सामने उनकी एक न चली। लिन तो अपने एक एक फटके में ही उन्हें मारता जा रहा था, और तभी लिन को ऐसा फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। तो लिन कहता है कि तुम जो कोई भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, और उतने में माल्टा उसके सामने बाहर आ गया। वो कह रहा था मेरी दोस्त लिन प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, तुम जानते हो ना मैं डिजार्टे का दोस्त हूँ। सो गाइस, ये वही बंदा है जिसे लिन के दोस्त डिजार्टे ने हायर किया था, ताकि वो इस माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर कर सके। लिन को तो लगा था कि ये बंदा असासिन्स के अटैक में मारा गया, लेकिन ये तो वहाँ से ही भाग निकला था। लिन भी उसे देखकर थोड़ा सा खुश हो गया। वहीं पर माल्टा कहता है कि मेरे भाई लिन, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, देखो तो तुमने 3 मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार गिराया। और अब यहाँ पर लिन को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि लिन पर 3 मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, मगर फिर भी ये बंदा उसे बचाने नहीं आया। और फिर सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद वो लिन से बात करने पहुँच गया। साथ ही माल्टा उससे कह रहा था कि मेरे भाई इस माउंटेन रेंज
रेंज में आकर हमें 1 महीना पूरा हो गया और इस 1 महीने में तुम कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? जिस पर लिन कह रहा था कि माउंटेन रेंज काफी ज्यादा भयानक जगह है, अगर यहाँ पर आकर तुम सरवाइव कर गए तो तुम काफी ज्यादा टफ बनोगे। तुम्हें इतनी सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी कि टफ होना ही तुम्हारे पास एक लौता ऑप्शन बचेगा। जिसके बाद लिन बेबे से कहता है कि चलो अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए और उतने में माल्टा कहता है कि मेरे भाई लिन क्यों ना हम एक साथ ट्रैवल करें, इस तरह से हम दोनों भी सेफ रह पाएंगे। देखो रात के समय तो ये जंगल काफी ज्यादा भयानक बन जाते, तो रात के समय हम दोनों एक दूसरे के लिए पहरा दे सकते हैं। इस तरह से हम दोनों की नींद पूरी हो जाएगी। जिस पर लिन कह रहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चल सकते हो। खैर अभी तक तो माल्टा के इरादे पूरी तरह से नेक थे, मगर फिर उसकी नजर पड़ी लिन की स्टोरेज बैग पर। उसे याद आता है कि कैसे उसने लोगों का शिकार किया। दरअसल एक छोटी बच्ची उसके सामने रहम की भीख मांग रही थी। तभी माल्टा उसे अपने इवल अंदाज में कहने लगा कि अगर भीख मांगने से लोग बच जाते तो तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज नजर नहीं आती। तो चलो फिर अपनी स्टोरेज बैग मुझे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सो इसी तरह से माल्टा न जाने कितने सारे लोगों को मार के लिन के पास पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर माल्टा ने लिन के साथ कुछ दिनों तक काफी अच्छे से बर्ताव किया ताकि वो बस लिन का ट्रस्ट गेन कर सके। और फिर एक रात तो लिन से कहता है कि मेरे भाई तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, देखो तो हर रात तुम ही पहरा देते हो, लेकिन मेरी मानो तो आज ये काम मुझे करने दो, तुम थोड़ा सा आराम करो और तब तक मैं पहरा दूंगा। तो लिन भी उसकी बात मान जाता है। अब जैसी आधी रात हुई माल्टा अपना डैगर लेकर सीधे लिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे तो कई दिनों से इसी मौके की तलाश थी। ऐसे ही इंसानों का लिन ने जिक्र किया था। ऐसे लालची लोग कभी किसी पर रहम नहीं दिखा सकते। और अब माल्टा ने बड़ी ब्रूटली लिन पर स्टैप करना शुरू कर दिया। वो तो बस मुसलसल उस पर हमले करता जा रहा था ताकि लिन के जिंदा बचने की हर एक उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन फिर उसने देखा कि लिन की बॉडी से तो जरा भी खून बाहर नहीं आ रहा और ये देखते साथ ही माल्टा की फटके 4 हो गई। दरअसल लिन को तो पहले इस पर शक हो चुका था, इसलिए उसने चुप कर इस सारा तमाशा देख लिया। इधर माल्टा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लिन को क्या जवाब दे, इसलिए तुरंत ही अपने डैगर को छुपा देता है। वो लिन से कह रहा था कि मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, दरअसल ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम पर जानबूझकर अटैक नहीं किया था। और एक बार फिर से उसने लिन पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार लिन उसे दबोच लेता है और अब लिन ने उसके हाथ पांव तोड़ते हुए सीधे उसे हवा में उछाल दिया, जिसके बाद वो अपनी विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए माल्टा पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। माल्टा तो जिस पेड़ से टकराया था वो भी टूटकर बिखर गया और इससे हम लिन की फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब लिन अपनी कार्विंग वाली ब्लेड बाहर निकालकर उसके गले पर पॉइंट कर देता है। वेल यहाँ पर माल्टा समझ गया था कि वो चाहकर भी लिन को हरा नहीं सकता, ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए माल्टा ने खुद को ही चमाटे मारना शुरू कर दी। वो रोते हुए लिन को बता रहा था कि मेरे भाई मैंने काफी ज्यादा गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। दरअसल मैंने तुम्हारे पास ढेर सारे मैजिक क्रिस्टल कोर्स को देखा था और इसी वजह से मैंने लालच में आकर तुम पर हमला किया। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया होगा। सो यही वो माल्टा है जिसने एक छोटी बच्ची पर भी जरा रहम नहीं दिखाया था और आज वही लिन के सामने रहम की भीख मांग रहा था। वेल यहाँ पर लिन को याद आ रहा था कि इस सफर में न जाने कितने ही सारे बंदों ने उस पर हमले करने की कोशिश की, न जाने उस पर कितने ही सारे स्नेक अटैक हुए और वो सब इसीलिए क्योंकि वो लोग लालची थे, उन्हें लिन के खजाने पर कब्जा करना था। लिन एक डीमन को जिंदा छोड़ सकता था लेकिन एक लालची इंसान को बिल्कुल नहीं। और उतने में माल्टा ने एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की। ये बंदा वाकई जिंदा छोड़ने के लायक नहीं था। तो फाइनली लिन ने अपनी ब्लेड को सीधे उसके गले पर उतार दिया। इस तरह से माल्टा का किस्सा खत्म हो चुका था। माल्टा को मार के लिन ने न जाने कितनी सारे बंदों की जान बचाई थी जो कि आगे चलकर माल्टा के हाथों मारी जा सकती थी। और अब अगली सीन में हम देख पाते कि लिन एक रिवर से नहाकर बाहर आ गया। उसकी बॉडी पर न जाने कितने सारे घाव थे, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी लिन को कोई जान से मार नहीं पाया। तब तक मास्टर डिलॉन भी ड्रैगन रिंग से बाहर आ गए। वो लिन से कह रहे थे कि बच्चे तुमने कुछ दिन तो काफी मुश्किल से गुजारे, मैं तुम्हारी हर एक तकलीफ को समझ सकता हूँ। न जाने कितने ही सारे असासिन्स तुम्हें मारना चाहते हैं और इसका रीजन तो बस इतना है कि तुम अकेले ट्रैवल कर रहे। अगर तुम्हारे साथ कोई पार्टनर्स होते तो शायद ये नौबत ना आती, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि वो इतने सारे असासिन होकर भी तुम्हें मार नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद तो तुम्हारी
हमारे कॉम्बैट स्किल एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है और उतने में ही बेबी वहाँ पर पहुंच गया। बेबी तो इन क्रिस्टल्स को देखकर ही इतना ज्यादा खुश हो चुका है कि फिलहाल उसका दिमाग जगह पर नहीं होगा। उसे तो बस एक ही बात का इंतजार है कि कब लिन उसे लेकर शहर जाएगा और एक क्रिस्टल बेचकर उसे ढेर सारा खाना खिलाएगा। इधर मास्टर डिलॉन भी लिन से कहने लगे कि तुमने माउंटेन रेंज में आकर काफी अच्छी कमाई कर ली, अगर तुम चाहो तो हम अभी वापिस लौट सकते हैं। जिस पर लिन कह रहा था कि माउंटेन रेंज काफी ज्यादा भयानक है, जिस पर बेबी कहने लगा बॉस बेवजह की बातें मत कीजिए, मुझे तो ये जंगल जरा भी डरावना नहीं लग रहा। इतने दिनों से मुझे एक भी ऐसा अपोनेंट नहीं मिला जो कि मेरा मुकाबला कर सके। और उतने में इन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हुई तो लिन और बेबी फटाफट से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। दरअसल यहाँ पर एक रैप्टर पहुंच चुका था। मेरे ख्याल से यही बेबी का अपोनेंट होगा। बेबी को एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की जरूरत थी और शायद ये रैप्टर उसके अपोनेंट के हर एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करे। लिन तो इतने बड़े रैप्टर को देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि ये तो 7वीं रैंकिंग वाला बीस्ट है, मैं तो बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं करने वाला। साथ ही साथ उसने बेबी को भी होल्ड करके रखा था। तभी बेबी कह रहा था कि अरे नाम लिया और शैतान हाजिर हुआ, मुझे ऐसे ही अपोनेंट की तो जरूरत थी, अब ये वाला मेरा है। और इतना कहते साथ ही बेबी ने सीधे उस रैप्टर की तरफ छलांग लगा दी। वेल यहाँ पर लिन उसे रोकना चाहता था लेकिन मास्टर डिलॉन ने उसे मना किया। वो लिन से कहते हैं कि दरअसल मैं बेबी की असली पावर को देखना चाहता हूँ। और इधर बेबी ने भी सीधे उस रैप्टर पर छलांग लगा दी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।